आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक दोबारा प्रॉपर्टी लाइन में हाज़िर हैं। हमारे साथ आज के हमारे मेहमान हैं चौधरी खुशी मोहम्मद साहब, जो कि रियल एस्टेट के हवाले से काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत और बेहतरीन हमें गाइडलाइन दे रहे थे कि प्रॉपर्टी कैसे ख़रीदनी है और कैसे बेचनी है। तो चौधरी साहब, वक्फे से पहले हम बात कर रहे थे तो उसी को कंटिन्यू आगे करते हुए, प्रॉपर्टी ख़रीदते या सेल करते वक्त अमूमन हम कौन सी ऐसी गलती करते हैं कि जिससे जो फ्रॉड करने वाले लोग हैं उनका रास्ता हमवार होता है? कोई ऐसा मिस्टेक कर देते हैं, कोई ऐसी गलती कर देते हैं जिससे बाद में आने वाले या दूसरे ख़रीदने वाले लोगों के साथ फ्रॉड करने के चांसेस बढ़ते हैं? इस पे आप की क्या राय है? पहले सर मैं शुरू में एक बात बता चुका हूँ, आपने जब प्रॉपर्टी लेनी है ना, अगर तो मैं बता रहा हूँ, अगर रजिस्ट्री वाला प्लॉट है तो पटवार खाने जाकर पहले उसकी वेरीफाई करना ज़रूरी है। उसका रिकॉर्ड होता है पटवार खाने में। रजिस्ट्री जब पास होती है रजिस्ट्रार ऑफिस में होती है कचहरी में, उधर सिर्फ रजिस्ट्री पास हो गया जाती है। जब तक आप इंतकाल नहीं कराते आपके नाम मिल्कत वो ट्रांसफ़र नहीं होती। जब सोसाइटी का आपको प्लॉट लेते हैं तो सोसाइटी में जब तक आप ट्रांसफ़र नहीं कराते आपके नाम वो ट्रांसफ़र नहीं होती। आपने जाना होता है, तरीकाकार ये होता है कि सेलर परचेज़र दोनों सोसाइटी, पहले आपने जब ख़रीदना है ना, आपने उनको कोई डील आपकी होगी जितने की भी होगी, आपने उनको 10-20 हज़ार टोकन देना है, उनसे वो पेपर ले लेना है, आईडी कार्ड की कॉपी, अलॉटमेंट लेटर की कॉपी, जो सोसाइटी के कागजात होंगे, आपने वो लेकर सोसाइटी ऑफिस चले जाना है। उधर जो भी मसलन उसके क्लर्क बैठे होंगे कि जी मैं प्लॉट ये परचेज़ कर रहा हूँ, क्या ये मैं जिस मालिक से, इसका मालिक इस सोसाइटी रिकॉर्ड में यही है, इसको मुझे ज़रा वेरीफाई कर दे। वो जो भी क्लर्क आपको बता देगा जी ठीक है हमारे कागज़ों में मालिक यही है, ये इसके ड्यूज़ बनते हैं, ये ड्यूज़ लेके आएगा तो हम इसको आपके नाम ट्रांसफ़र कर देंगे। जब आपको क्लियर हो उसके बाद आप उसके डील कर सकते हैं। जितने में पहले आपने अगर नकद पेमेंट देनी है, आपने ना फौरी ट्रांसफ़र कराना है, 10-20 महीने का टाइम लेके आपने कराना है। उसी तरह उससे पहले सोसाइटी में जाकर वेरीफाई करना ज़रूरी है। वो रजिस्ट्री वाला पटवार खाने जाके वेरीफाई होगा और ट्रांसफ़र वाला सोसाइटी ऑफिस जाके होगा। जी, बहुत शुक्रिया चौधरी साहब। दूसरा आपसे ये पूछना चाहूँगा कि रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करने का बेहतरीन जो तरीका है और मौसम है जिसको हम सीज़न कहते हैं, जिस तरह आजकल अगर डॉलर अमूमी तौर पे जो लोग बिज़नेस करते हैं, डॉलर ज़्यादा उड़ान कर रहा है तो लोग डॉलर परचेज़ करना चाहते हैं, परचेज़ करना शुरू कर देते हैं। जब गोल्ड का रेट बढ़ता है तो लोग गोल्ड सेव करना शुरू कर देते हैं। बाकी दूसरी अजनास का भी इसी तरह जो हमारी मैशत से रिलेटेड हैं, अब लोहे का रेट काफ़ी ज़्यादा ऊपर जा रहा है, तो ये सारी चीज़ें डायरेक्ट लिंक तो डॉलर के साथ हैं। और दो चीज़ें मैं आपको बताता हूँ, जिसने डॉलर रहना है वो डॉलर पे, जिसने गोल्ड लेना उसने गोल्ड पे रहना है। जो बंदा प्रॉपर्टी की इन्वेस्टमेंट करने वाला है वो ना गोल्ड में जाता है ना डॉलर में जाता है। आपको मसलन अगर आप इन्वेस्टमेंट करते, बाज़ लोग देखें ना, असल चीज़ है कारोबार चलने में। जब मुल्की हालात बेहतर होते हैं, कारोबार में से जिस तरह कोई भी फैक्ट्री चल रही है, दुकानें चल रही हैं, मार्केट चल रही है, जिस बंदे ने जितना एक बंदे की अर्निंग हो रही है कि ठीक है जी मुझे मेरे काम से ये मुझे 2 लाख या 4 लाख एक्स्ट्रा आ रहा है, इसको मैं सेव करके कहीं ना कहीं प्लॉट ले लूँगा। अभी जब बिज़नेस की प्रॉब्लम आती है उस वक्त प्रॉपर्टी का बिज़नेस स्लो हो जाता है। जब कोई भी कारोबार सारे आहिस्ता हो जाते हैं, समझो ये समझिए आप गोल्ड लगा लें, होटलें लगा लें, प्रॉपर्टी लगा लें, ये बिज़नेस चलने के बाद आता है। फैक्ट्री आपकी चलेगी, आपकी मार्केट में दुकानें चलेंगी, उसके बाद आपके पास एक्स्ट्रा पैसा आएगा तो आपने कोई इन्वेस्टमेंट करनी, प्लॉट लेना है। जब आपके अपने देखें कोई फैक्ट्री वाला बंदा फैक्ट्री कहता है जी मेरी एवरेज महीने का खर्चा है 10 लाख रुपया, अगर उसको 20 लाख आएगा तो 10 लाख का इन्वेस्टमेंट करेगा, तो अपना 10 लाख उसका पूरा नहीं होगा तो इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा। वो कारोबार चलने से प्रॉपर्टी में असर है। एक मुल्की हालात बेहतर हो, प्रॉपर्टी चलती है इन्वेस्टर से। जो जेन्युइन बाय होता है 2, 4, 5 ज़्यादा से 10% होता है बस। प्रॉपर्टी मतलब मैंने लिया, आपने ले लिया, आगे दे दिया, उसने दी से 3-4 हाथों में जब चली जाती है उसका रेट बढ़ना शुरू हो जाता है। जब मुल्की हालात बहुत बेहतर होंगे तो प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट ज़्यादा चलती जाएगी, वो 2-2, 3-4 हाथों में जब चलेगी तो उसका रेट बढ़ता जाएगा। तो इसका मौसम को नहीं बस कारोबार पे नहीं होता, ये मुल्की हालात और कारोबार। बहुत शुक्रिया। चौधरी साहब बता रहे थे कि प्रॉपर्टी का कोई ख़ास सीज़न नहीं है, इसका सीज़न वही बेहतर है जब मुल्की हालात बेहतर हों, आपके यहाँ अजनास की सेल बेहतर हो रही हो और लोगों के पास वाफर मिकदार में पैसे हों, तो ये सारी चीज़ें इसी से लिंक करते हैं। चौधरी साहब एक आखिरी सवाल कि गवर्नमेंट रियल एस्टेट के हवाले से कोई ख़ुसूसी इक़दाम कर रही है? पिछले दिनों ये बात गर्दिश कर रही थी काफ़ी हल्का अहबाब में कि गवर्नमेंट ने बाकायदा रियल एस्टेट को एक इंडस्ट्री का दर्जा दे दिया है,
तो इसमें गवर्नमेंट की सोच कहाँ तक है? क्या इसमें कोई खातर खा डेवलपमेंट आई है या अभी नहीं? सर पहले तो नहीं थे, अभी जो ये पीटी की हुकूमत है बाकी कारोबार की लहदा चीज़ है, लेकिन प्रॉपर्टी के वाले से इन्होंने जितना लोगों को छूट दी है बहुत बेहतर हुआ। अभी देखें ना, मसला एक प्रॉपर्टी का एक दिन में अगर 10 प्लॉट बिकते हैं तो 10 प्लॉटों को समझो गवर्नमेंट को कम से कम 25 लाख रुपये जाता है। उसमें CVT, स्टाम्प ड्यूटी, विद होल्डिंग, TMA सारे जो चार्ज जाते हैं गवर्नमेंट को। अभी पहले था, जो पहले थे आप समझो आज से 4 साल पहले हम एक प्लॉट ट्रांसफ़र कराते थे ना, उसमें तकरीबन 8% टैक्स लगते थे, ये सारे मिक्स करके। 3% स्टाम्प ड्यूटी, 2% CVT, 2% विद होल्डिंग टैक्स, TMA सारे लगते थे। जो प्लॉट तकरीबन कम से कम 6 से 7 लाख रुपये उसकी ट्रांसफ़र फीस बनती थी। अभी जब ये हुकूमत है इन्होंने कर दिया 3%, जो स्टाम्प ड्यूटी पहले 3% थी अभी 1% होगी, CVT इन्होंने ख़त्म कर दी। हर साल जो होता है DC रेट बढ़ता है और साथ DC रेट जितना भी हर साल वो अब तकरीबन 10% बढ़ेगा। जो मौजा हर मौजे का रेट होता है उसमें 10% हो जाता है एक्स्ट्रा। इन्होंने किया कि जो अभी जो है मसलन इन्होंने कोई रेट नहीं, एक्स्ट्रा टैक्स नहीं बढ़ाए। ये जो अभी जो जून का जो गया जो बजट, इसमें इन्होंने टैक्स नहीं बढ़ाए, उसी वजह से प्रॉपर्टी में रोलिंग ज़्यादा हो रही है, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा। क्योंकि आपने प्लॉट लेना है, आपको पता है यार मुझे 2-3 लाख रुपये इसमें खर्चा करके मेरे नाम ट्रांसफ़र हो जानी है, चलो बाद में बेचूंगा, मुझे 2-4 लाख इसमें बचत आ जाएगी। और जब गवर्नमेंट ये इसमें छूट देगी तो इसका मज़ीद बिजनेस और मज़ीद बहुत ज़्यादा बेहतर होगा कि लोगों के पास अगर हर बंदा मुल्की हालात की प्रॉब्लम आती है, मतलब मेरे पास पैसे पड़े, मैं कहता यार मैं अपने ना घर रखूँ ना मैं किसी बैंक में रखूँ, मैं कहता मुझे कोई 20-30 लाख का प्लॉट मिल जाए, मैं लेकर ट्रांसफ़र करा अपने नाम, वो साल बाद बेचें, 2 साल बाद बेचें, 6 महीने बाद बेचें, पता है कुछ ना कुछ ने प्रॉफिट दे के जाना है। तो ये गवर्नमेंट अगर जिसके थोड़ी रिलीफ और दे दे, ये टैक्सों की वजह से ये काफ़ी मसाइल आ रहे थे, BR के मसले थे, लेकिन वो अभी कुछ भी नहीं किया हुकूमत ने। जो पिछले 2020 में था 2021 में भी वैसे ही है। अल्लाह करे 2022 में भी ऐसी अगर हो जाए तो इंशाल्लाह ये प्रॉपर्टी रियल एस्टेट बहुत बेहतर होगी। रियल एस्टेट के वाले से गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा पैसा मिलता है। जितने पैसे टैक्स जाते हैं ना, मैं वही बता रहा कि जनरल के 10% प्लॉट आप लेते हैं कम से कम 25 लाख गवर्नमेंट को जाता है इसमें। अगर वो आप 100 प्लॉट लगाएं तो 2.5 करोड़ रुपये चलेगा गवर्नमेंट को। वो जितना पैसा गवर्नमेंट को ये स्टामों की मद में, टैक्सों की मद में जा रहा है, बाकी किसी जगह से इतना पैसा नहीं आता। जी नाजरीन, जिस तरह हमारे चौधरी साहब बता रहे थे कि गवर्नमेंट ने, मौजूदा गवर्नमेंट ने रियल एस्टेट के साथ काफ़ी ज़्यादा ताउन किया है, जिसकी वजह से प्रॉपर्टी में लेन देन यानी कि सेल एंड परचेज़ का काफ़ी ज़्यादा बिज़नेस हो रहा है। और गवर्नमेंट ने अगर इसको बाकायदा एक इंडस्ट्री का दर्जा दे दिया तो ये एक रियल एस्टेट के लिए खुश आइन बात है। इन्हीं गुजारिशात के साथ आज का प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। नाजरीन, अपने मेज़बान इकबाल साजिद और चौधरी खुशी मोहम्मद साहब को इजाज़त दीजिए। दोबारा रियल एस्टेट पे प्रोग्राम प्रॉपर्टी लाइन के साथ दोबारा हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।